This call is now being recorded. ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को पता है, आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जो कि है आपका 6th चैप्टर, 9th क्लास का 6th चैप्टर। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स, या अगर हिंदी में बात करें तो रेखाएं एवं कोण। ठीक है, ये सभी का 6th चैप्टर है। अच्छा, लेकिन आप में से काफी को ये डाउट होगा कि सर यहाँ तो ज्योमेट्री या ज्यामिति लिखा हुआ है। तो बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि जो ये रेखाएं एवं कोण है वो ज्यामिति का ही एक पार्ट है, या ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है, इसलिए यहाँ ज्यामिति लिखा हुआ है। इसमें हम 9th ग्रेड के 6th चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम जो 9th क्लास के कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में नहीं पढ़ते, उनके बारे में तो आप सभी अपने स्कूल में ही पढ़ोगे। लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, जो कि आपकी 9वीं क्लास में है या 9th ग्रेड में है, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट आपको जरूरी हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम इन लाइव क्लासेज में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब आप सभी को ये तो पता है ना, सभी को पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं, जल्दी से कमेंट में बताइए। सभी को पता है ना, क्योंकि आपकी बहुत सारी क्लासेज हो चुकी हैं। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जल्दी कि सभी को ये पता है ना कि पोल सेक्शन में जाके आंसर कैसे करते हैं। हो सकता है किसी बच्चे ने आज से पहली क्लास ज्वाइन की हो, तो वो नो लिखेगा, अपने कमेंट में नो लिखेगा, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि ये मुझे एक्सप्लेन करना है या नहीं। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का यस है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज का पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो अब ज्यामिति होती क्या है? ज्यामिति ऑल अबाउट शेप्स, मतलब आकारों के बारे में, आकृतियों के बारे में ही पढ़ते हैं हम ज्यामिति में। ज्यामिति में आता क्या है? ज्यामिति में हम पॉइंट या बिंदु के बारे में पढ़ते हैं, लाइंस या फिर रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद जब 3 लाइंस मिलती हैं तो एक ट्रायंगल बनता है या फिर त्रिभुज बनता है, तो हम त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। और ज्यामिति में भी हम चतुर्भुज, वृत्त, तो जितने भी ये आकार या आकृति आप पढ़ते हो, जो भी शेप्स पढ़ते हो, वो सभी ज्यामिति में ही आती है। तो इन्हीं के बारे में हम इस आगे की कुछ क्लासेज में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट हम शेप से ही कर लेते हैं कि आखिर शेप्स के कितने टाइप्स होते हैं, या फिर आकृतियों के कितने प्रकार होते हैं। तो मोटे तौर पर हम आकृतियों को 2 तरह से डिफाइन करते हैं। पहली है खुली आकृति, खुली आकृति को हम इंग्लिश में ओपन शेप्स भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी है बंद आकृति, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो बंद आकृतियों को हम क्लोज्ड शेप्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो बहुत ही आसान है। खुली मतलब, खुली का मतलब क्या होता है? ओपन। आकृति का मतलब शेप, इसलिए हम इसको ओपन शेप कहते हैं। बंद मतलब क्लोज्ड, आकृति मतलब शेप्स, तो इसलिए हम इसको क्लोज्ड शेप्स कहते हैं। तो चलिए हम अब इनको समझ लेते हैं कि खुली और बंद आकृतियां क्या होती हैं, या फिर ओपन शेप्स और क्लोज्ड शेप्स क्या होती हैं। ठीक है, अब यहाँ आपको अपनी स्क्रीन पर ना कुछ अलग अलग तरह की आकृतियां दिखाई दे रही होंगी। इनमें से कुछ आकृतियों को आप जानते होंगे, मतलब आकृतियों के नाम जानते होंगे, कुछ आकृतियों के नाम आप नहीं जानते होंगे। आप इनके नाम जानते हैं या नहीं जानते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस ये देखने वाले हैं कि ओपन शेप कौन सी है और क्लोज्ड शेप कौन सी है। ठीक है, तो हम ये कैसे पहचानेंगे? आप ना किसी भी आकृति के अंदर या शेप के अंदर कोई एक घर एज्यूम कर लो कि आपका घर इस आकृति के अंदर है। ठीक है, ये आपका घर है इसके अंदर, और मान लो आप इस आकृति के बाहर खड़े हो। ठीक है, तो क्या करना है? आपको अपने घर तक जाना है। अब घर का क्या होता है? घर में, किसी भी घर में आप अंदर कब जा सकते हो? जब उसका गेट ओपन होगा तभी जा सकते हो। जब उस घर का, जो भी, जिस भी घर में आप जाना चाहते हो, उस घर का गेट यदि क्लोज्ड है तो आप उसमें अंदर नहीं जा सकते। सेम कॉन्सेप्ट हम यहां लगाएंगे। यदि हम किसी भी आकृति में बिना लाइन को क्रॉस किए अंदर चले जाएं किसी भी साइड से, तो हम कहेंगे कि वो ओपन है। ओपन क्यों है? क्योंकि हमने बिना लाइन को क्रॉस किए हुए घर के अंदर एंट्री कर ली है, तो हम बोलेंगे वो ओपन शेप है या फिर खुली आकृति है। लेकिन अगर आपको लगे कि आप शेप के अंदर नहीं जा सकते बिना लाइन को क्रॉस किए हुए, इसका मतलब क्या है कि जिस घर के अंदर आप नहीं जा सकते वो बंद होगा ना, या क्लोज्ड होगा, तो हम उसको बोलेंगे क्लोज्ड शेप। ठीक है, तो चलिए
अच्छा, किसी ने कुछ हैंड रेज किया है क्या? एक बार मैं चेक कर लेता हूं, अगर ऐसा है तो। नहीं, ठीक है, चलिए फिर इनको समझते हैं। यदि मैं पहली आकृति की बात करूं तो पहली आकृति में मान लो मैं बाहर खड़ा हूं इस आकृति के, और जो घर है मेरा इसके अंदर है, ठीक है, ये मेरा घर है। अब मुझे इसके अंदर जाना है, घर के अंदर। तो मैं क्या जा सकता हूं कहीं से भी बिना लाइन क्रॉस किए हुए इसके अंदर जा सकता हूं क्या? जल्दी से कमेंट में बताओ, जल्दी से ये बताओ बस, मैं इसके अंदर जा सकता हूं क्या बिना लाइन को क्रॉस किए हुए किसी भी साइड से? चाहे मैं इस साइड से जाना चाहूं, चाहे मैं इस साइड से जाना चाहूं, जा सकता हूं क्या? हाँ जी बिल्कुल। अगर मैं किसी भी उसके अंदर, किसी भी शेप के अंदर नहीं जा सकता या फिर घर के अंदर नहीं जा सकता, तो घर कैसा होगा? बंद होगा ना, क्लोज्ड, क्लोज्ड होगा वो। तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि ये जो शेप है, कौन सी शेप? ये जो यहाँ शेप दे रखी है वो क्लोज्ड शेप है। ठीक है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है क्लोज शेप, या फिर हम इसको बंद आकृति भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह यदि हम सेकंड उसको देखें, सेकंड आकृति को या सेकंड शेप को देखें, तो इसमें भी मान लो मैं इसके बाहर खड़ा हूं, तो आपको हमेशा उसके बाहर एज्यूम करना है खुद को कि आप उस आकृति के बाहर खड़े हो और उसके अंदर जाना चाहते हो। तो बिना लाइन को क्रॉस किए क्या आप अंदर जा सकते हो क्या? आप बिना लाइन को क्रॉस किए हुए अंदर जा सकते हो इसमें? इसमें भी नहीं जा सकते। ठीक है, अगर इसमें भी नहीं जा सकते तो हम ये कहेंगे कि ये जो सेकंड वाली आकृति है, ये जो शेप है, वो भी एक बंद आकृति है। ठीक है, वो भी एक बंद आकृति है। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया, मतलब बंद आकृति आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम अगले अगली शेप की बात करते हैं या अगली आकृति की बात करते हैं। यदि मैं इस आकृति में देखूं तो मान लो मैं इसके यहां खड़ा हूं, इसके बाहर यहां खड़ा हूं। अगर मैं इस साइड से जाना चाहूं तो लाइन क्रॉस होती है, इस साइड से जाना चाहूं तो भी लाइन क्रॉस होती है, इस साइड से जाना चाहूं तो भी लाइन क्रॉस होती है। मतलब यहां से तो मैं अंदर नहीं जा सकता, लेकिन मैं नीचे उतर के और यहां से अंदर जाना चाहूं तो मैं इस आकृति के अंदर जा सकता हूं। अब मैं किसी भी घर के यदि अंदर जा सकता हूं तो कब जा सकता हूं? जब वो खुला हुआ होगा तभी तो मैं घर के अंदर जा सकता हूं। सेम कॉन्सेप्ट इन आकृतियों या फिर शेप्स पर अप्लाई होता है कि अगर मैं इसके अंदर जा सकता हूं तो हम ये बोलेंगे कि ये खुली आकृति है। कैसी है? ये खुली आकृति है, या फिर इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ये ओपन शेप है। ठीक है, ये समझ में आया क्या? कमेंट में जल्दी से बताइए, ओपन और क्लोज्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी बच्चों को? कुछ बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, अगर आप में आपको डाउट हो तो प्लीज बता देना। वैसे हम क्लोज्ड और ओपन शेप का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, जहां हमने देखा पहली वाली आकृति और दूसरी वाली आकृति बंद है या क्लोज शेप है, और तीसरी वाली आकृति खुली आकृति है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ना बाकी की सभी जितनी भी आकृतियां हैं उनको नंबर डाल देता हूं। ये 4 नंबर की आकृति है, ये शेप है, ये 95 नंबर की शेप है, और ये 6 नंबर की शेप है। अब आपको ये बताना है कि जो 4th नंबर की शेप है वो ओपन है या क्लोज है। तो ओ और सी लिख सकते हो, ओ मतलब ओपन और सी मतलब क्लोज। ओ और सी लिख सकते हो सभी बच्चे। ओपन मतलब खुली, अच्छा हिंदी मीडियम वाले भी, ओपन मतलब खुली और क्लोज मतलब बंद। ओ और सी लिख सकते हो आप। हाँ जी, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है। अमन के नाम से जो बच्चा है, ईगल जॉब सर्विसेज के नाम से सब, सरिता, हरपाल, जतिन, नीलम, ज्योति, राखी, प्रीति, गगन, नीलम, हाँ जया, निप्पी एंड जय भगवान नागर के नाम से जो भी बच्चा है, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। बिल्कुल सही बताया आपने कि जो ये आकृति है वो क्लोज्ड शेप है, इसलिए सभी ने सी लिखा है या फिर बंद आकृति है। अब बंद क्यों है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। मान लो मैं इस आकृति के इधर की साइड खड़ा हूं कहीं भी, तो मैं इसके अंदर नहीं जा सकता बिना लाइन को क्रॉस किए हुए, हर बार लाइन क्रॉस ही होगी, तो नहीं जा सकता। इसका मतलब ये क्लोज्ड शेप है या फिर बंद आकृति है। ठीक है, अब ये हमने आकृति नंबर 5 डाली थी, इसको जल्दी से बताइए। ओ मतलब ओपन यानी कि खुली, सी मतलब क्लोज्ड, सी मतलब क्लोज्ड यानी कि बंद। 5वें नंबर की फिर कैसी कौन है? सी में बतानी है?
5वें नंबर की में इसमें, अच्छा ये नीचे है जो इसके पिंक कलर की जो नीचे है उसमें आपको बताना है कि ये किस प्रकार की आकृति है। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर, सभी बच्चों का एकदम सही आंसर है कि ये ओपन शेप है। ओपन शेप क्यों है? क्योंकि हम यहां से इसके अंदर जा सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि ये ओपन शेप है या फिर खुली आकृति है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं खुली आकृति। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आप सभी ने अभी तक एकदम सही आंसर दिया। जल्दी से इस आकृति को बता दो। इसको मैंने आकृति या शेप नंबर 6 नाम दिया है। ओ मतलब खुली या ओपन, सी मतलब बंद या क्लोज। हाँ जी, इसमें भी काफी बच्चों ने अभी तक सही आंसर दिया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप सभी ने एकदम सही आंसर किया है कि ये कैसी है, ये बंद आकृति है। क्योंकि मैं इसके अंदर, अगर मैं इधर खड़ा हूं या मैं इधर, कहीं किसी भी साइड आप खड़े हो सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप राइट साइड में ही खड़े हो सकता है आप लेफ्ट साइड में खड़े हो, तो भी आप इस शेप के अंदर नहीं जा सकते। अगर आप अंदर नहीं जा सकते तो कैसी हुई, तो वो क्लोज्ड शेप हुई। याद रखोगे क्लोज और ओपन का कैसे कॉन्सेप्ट याद रखने, आप हमेशा घर से कंपेयर कीजिए। घर ओपन, जब घर में हम अंदर कब जा सकते हैं, जब वो ओपन होगा। सेम शेप्स पे एप्लीकेबल होता है ये कॉन्सेप्ट। हाँ, जल्दी से सभी बताओ, सभी को समझ में आया ना? अगर समझ में आया है तो अगले ही उस पे हम अगले आगे अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आप सभी के ये समझ में आया है तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी को क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में जाके देना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी को भी कमेंट में आंसर नहीं देना। अच्छा, कमेंट ना मैं अभी के लिए बंद कर रहा हूं, अभी कोई भी बच्चा कमेंट में नहीं लिख पाएगा। सभी को पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि निम्न आकृतियों में से बंद आकृति की पहचान कीजिए। क्या देखना है हमें? क्लोज शेप आइडेंटिफाई करनी है। उसके लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि आपको कौन सी आकृति बंद आकृति लगती है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं इसका। बहुत बढ़िया, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा, अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, प्लीज सभी बच्चे अपना आंसर सबमिट करें। ये बहुत ही आसान सवाल है। अच्छा, अभी कोई भी बच्चा ना लिख नहीं पाएगा चैट में, क्योंकि मैंने चैट बंद कर रखी है। बंद इसलिए कर रखी है ताकि कोई भी अपना आंसर नहीं लिख पाए। लास्ट 5 सेकंड और रुकते हैं। अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो प्लीज अपना आंसर सबमिट करें। अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो अपना आंसर सबमिट करें। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट कर लिए हैं। और अच्छी बात यह है कि सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। ठीक है, अभी सभी अपने चैट में भी लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ लिखना है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप वहां भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ना जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। मैं ऑप्शन बी से स्टार्ट करता हूं। ऑप्शन बी से स्टार्ट करता हूं तो मैं इस आकृति की यहां से अंदर जा सकता हूं। ठीक है, तो ये तो कैसी हो गई, ये हो गई खुली या फिर ओपन शेप हो गई है। हाँ जी, अच्छा, कमेंट में आंसर मत कीजिए, क्योंकि सभी बच्चों ने शायद पोल सेक्शन में आंसर कर दिया था। तो कमेंट मैं बता देता हूँ, पोल सेक्शन में आंसर हम क्यों कराते हैं, क्योंकि जो आपके पोल सेक्शन के आंसर होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन कमेंट में जो आप आंसर लिखते हो वो कभी रिकॉर्ड नहीं होते। तो इसलिए आप कमेंट में भले ही आंसर मत लिखा करो। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी को देखते हैं। तो इसमें मैं यहां से अंदर जा सकता हूं, इसका मतलब ये भी एक खुली आकृति है या फिर ओपन शेप है। ऑप्शन डी में तो क्लियर ही दिख रहा है, यहां से भी अंदर जा सकता हूं, यहां से भी अंदर जा सकता हूं, यहां से भी अंदर जा सकता हूं। इसमें तो काफी जगह से अंदर जा सकता हूं, इसलिए मैं कहूंगा कि ये भी खुली शेप है या फिर ओपन शेप है। ठीक है, तो बी भी आंसर नहीं है हमारा, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सभी खुली आकृतियां हैं और हमें क्या बताना था, हमें बंद आकृति बतानी थी। अब वैसे तो ऑप्शन ए ही बचता है, लेकिन ऑप्शन ए को हम देख भी लेते हैं। मान लो मैं इस साइड यहां खड़ा हूं, तो मैं इसके किसी भी साइड से जाने की, अंदर जाने की कोशिश करूं तो हमेशा लाइन क्रॉस होगी या लाइन कट होगी। और अगर लाइन कट होती है
तो इसका मतलब वो बंद आकृति है या फिर क्लोज्ड शेप है। ठीक है, अब इस पे ज्यादा टाइम नहीं करेंगे क्योंकि सभी बच्चों का इस पे आंसर सही था। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। आपको आकृतियों के बारे में पता चल गया कि खुली आकृति क्या होती है और बंद आकृति क्या होती है। ठीक है, अब नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसमें हम बिंदु के बारे में पढ़ेंगे या पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। अब पॉइंट क्या होता है, पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूं आपको कि ऐसी कोई भी आकृति जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है। ठीक है, लंबाई मतलब ना तो उसकी कोई लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना कोई हाइट होती है, ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, अब ऐसी भी कोई वो होती है कि आकृति बिल्कुल होती है। अब इसको हम कैसे पहचानते हैं कि आप अपना पेन उठाइए, ठीक है, अपने पेन से कॉपी पे कहीं भी कोई इस तरह का निशान बना दीजिए, कहीं भी एक छोटा, जितना छोटा आप बना सकते हो जो कि आपकी आंखों से दिख जाए बस। ठीक है, मैं बड़ा इसलिए बना रहा हूं ताकि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख जाए, पर आप जितना छोटा बनाओगे उसे हम बिंदु कहते हैं या फिर पॉइंट कहते हैं। और ये तो सभी ने वैसे पढ़ भी रखा होगा, बस मैं जल्दी से रिवाइज करा रहा हूं। बिंदु क्या होता है कि ऐसी छोटी से छोटी आकृति जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है और ना ही कोई मोटाई होती है। ठीक है, हाँ जी, डॉट भी कहते हैं उसको, आप जैसे जो कुछ कहना चाहो डॉट भी कहते हैं, लेकिन गणित की भाषा में हम उसको बिंदु कहते हैं या फिर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम गणित की भाषा के हिसाब से ही पढ़ेंगे, आम भाषा में हम उसे डॉट भी कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, तो ये बिंदु समझ में आ गया। अब आता है संरेख बिंदु या फिर कोलिनियर पॉइंट। अच्छा, ये तो नाम से ही स्पष्ट है। तो बिंदु तो हमने सीख लिया, बिंदु यहां आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये तो हो गया बिंदु या फिर पॉइंट। बिंदु हो गया या फिर इसको हम पॉइंट भी कह सकते हैं या कहते हैं। ठीक है, अब आ गया कोलिनियर पॉइंट या फिर संरेख बिंदु। हाँ जी, फुल स्टॉप भी एक बिंदु ही है, बिल्कुल सही बोला, लेकिन इंग्लिश वाला फुल स्टॉप। हिंदी में जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो वो कुछ ऐसा लगाते हैं, ये बिंदु नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। जो इंग्लिश वाला फुल स्टॉप होता है वो होता है बिंदु। हिंदी में हम फुल स्टॉप ऐसे लगाते हैं, इसलिए हिंदी वाला फुल स्टॉप बिंदु नहीं होगा या पॉइंट नहीं होगा। बिल्कुल सही समझा आपने। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसमें हम संरेख बिंदुओं की बात करेंगे। संरेख बिंदु, ठीक है, या फिर कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। हरदीप के नाम से जो भी बच्चा है आपका एकदम सही आंसर है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं कि ऐसे पॉइंट जो कि एक सीधी रेखा में हो। अब सीधी रेखा में कैसे देखते हैं, अच्छा आप अपने पेन सभी के पास होगा ना, तो कोई भी आप एक ऐसे 3 बिंदु बनाइए जिनको आप पेन से बंद दबा सकते हैं, जो पेन के नीचे आ सकते हैं वो तीनों बिंदु। अगर ऐसा है तो वो संरेख बिंदु कहलाएंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ केवल 3 बिंदुओं की बात क्यों की है, 3 पॉइंट्स की ही बात क्यों की है, अगर 3 से कम होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो 3 से कम आप कितने भी बिंदु बना लीजिए, मान लो आप 2 बिंदु बनाते हैं तो 2 बिंदु आप कहीं भी बना लीजिए, वो हमेशा ही संरेख बिंदु होंगे क्योंकि इनको मैं ऐसे मिला सकता हूं। ठीक है, अब मान लो 2 बिंदु, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इन दोनों को भी मैं एक लाइन पे ला सकता हूं ऐसे। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी सही नहीं बनी है बट इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 2 बिंदु जहां भी होते हैं, 2 पॉइंट्स जब भी होते हैं वो हमेशा कोलिनियर होते हैं या संरेख होते हैं। तो फिर संरेख और असंरेख कब देखते हैं हम, जब हमें 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स दे रखे हों। जब हमें 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट दे के रखेंगे तभी हम चेक करेंगे कि बिंदु कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर। ठीक है, अब कोलिनियर कैसे पहचानना है कि उन बिंदुओं के ऊपर आप पेन रख के देखिए, अगर उस पेन से सारे के सारे बिंदु कवर हो जाते हैं, ढक जाते हैं, तो वो संरेख बिंदु होंगे। ठीक है, अच्छा उस केस में कई बार क्या होगा कि पेन की ना आपकी मोटाई ज्यादा होगी तो कई बार नॉन कोलिनियर जो पॉइंट्स होंगे वो भी ढक जाएंगे। कैसे, मान लो एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट थोड़ा सा यहां है, अगर आप देखोगे तो वो ये तीनों पॉइंट्स एक सीधी लाइन में नहीं है, केवल 2 ही पॉइंट्स है, थोड़ा सा बचा है ना। अब चूंकि, हाँ रिपीट करता हूं, चूंकि ये जो पेन की मोटाई है वो थोड़ी ज्यादा होती है तो हो सकता है ये पूरा का पूरा कवर हो जाए इस तरह से। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोलिनियर है, नहीं, आपको बस एक सीधी लाइन बनानी है। अगर वो सीधी लाइन पे आते हैं तीनों बिंदु
तो वो कोलिनियर है, अगर नहीं आते तो वो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, मैं ना रिपीट कर देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कोई भी ऐसे 3 या 3 से ज्यादा बिंदु जो एक सीधी रेखा में आते हो। अब हमें कैसे पता चलेगा सीधी रेखा कैसे देखेंगे? तो सीधी रेखा तो सभी को खींचनी आती है, अगर नहीं खींचनी आती तो सभी ने स्केल यूज किया होगा, पैमाने का हमेशा यूज किया होगा। ठीक है, तो मान लो मैं इस तरह के 3 बिंदु बनाता हूं, एक बिंदु यहां हो गया, एक बिंदु यहां हो गया, एक बिंदु यहां हो गया, इस तरह के मैं 3 बिंदु बनाता हूं। अब मैं कैसे चेक करूंगा कि ये कोलिनियर है? तो इसके लिए मेरे पास स्केल होगा, आपके पास भी स्केल होगा, आप अपना स्केल यूज कर सकते हो। मैं ऐसे इसको ऐसे ही एक सीधी लाइन खींच सकता हूं। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि जब सीधी लाइन खींची तो ये तीनों बिंदु एक सीधी लाइन पर ही हैं। ठीक है, एक रेखा पर ही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संरेख बिंदु होंगे या कोलिनियर पॉइंट होंगे। अच्छा, आपको ये लगेगा कि सर फिर इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है असंरेख बिंदु। हाँ जी, इसका उल्टा होता है असंरेख बिंदु या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अभी जो हमने कोलिनियर पॉइंट पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट होता है। कोलिनियर में क्या था, संरेख बिंदु में क्या था, अगर एक सीधी रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु हो तो संरेख होंगे, लेकिन 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर ना हो तो वो असंरेख बिंदु होंगे। कैसे? जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ 4 बिंदु हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं? ये है P, Q, R और S। ठीक है, अगर मैं इनमें से किन्हीं भी 2 बिंदुओं की बात करूं, किन्हीं भी, तो वो हमेशा संरेख होंगे। कैसे? ठीक है, ये हम देख लेते हैं कि वो कैसे होंगे। इसके लिए आप क्या करोगे, आप किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ले लीजिए। मान लो आप P और R को लेते हो, तो P और R को आप एक सीधी रेखा में इस तरह से मिला सकते हो। इसी तरह से यदि आप Q और R को मिलाना चाहो तो उन दोनों को यहां से मिला सकते हो। इसी तरह से P और S को मिलाना चाहो तो ऐसे मिला सकते हो। तो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को तो आप आसानी से मिला सकते हो, लेकिन हम यहाँ चारों पॉइंट्स की एक साथ बात कर रहे हैं। आपको याद रखना है कि केवल 2 बिंदु होंगे तो हमेशा वो संरेख होंगे, कोलिनियर होंगे, लेकिन 3 या 3 से ज्यादा होंगे तब हम चेक करते हैं कि वो संरेख हैं या नहीं। अब यहाँ ये 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये तो हमें क्लियर दिख रहा है, ये 4 पॉइंट्स हैं। अगर मैं चारों को एक ही लाइन में मिलाना चाहूं, तो अगर मैं इस लाइन में मिलाना चाहूंगा तो ये दोनों पॉइंट्स छूट जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इनको इस लाइन में मिलाना चाहूंगा तो ये S और R छूट जाते हैं। इसी तरह से आप किन्हीं भी चारों बिंदुओं को कभी एक सीधी रेखा में नहीं मिला सकते। अच्छा, अब आप में से काफी बच्चों का क्या डाउट होगा वो भी मैं बता देता हूं। आप में से काफी का डाउट होगा कि सर हम इनको ऐसे भी तो मिला सकते हैं, ये 2 बिंदु हमने ऐसे मिला दिए, ये 2 बिंदु हमने ऐसे मिला दिए, और ये 2 बिंदु हमने ऐसे मिला दिए, और ये हमने ऐसे मिला दिए, तो भी तो हमने एक रेखा में ही मिलाए, तो ये संरेख होने चाहिए। आपने ध्यान दिया होगा मैंने बोला एक सीधी रेखा में हो, सिंगल लाइन पर होने चाहिए। अभी अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ 4 लाइन हो गई है। कैसे कैसे? पहली ये रही, दूसरी ये वाली है, तीसरी ये वाली है और चौथी ये वाली है। तो यहाँ 4 अलग अलग लाइंस बनी हैं, तब ये उन लाइंस पर आए हैं। अगर मैं एक सीधी रेखा बनाना चाहूं जिसपे चारों बिंदु आएंगे, ऐसा संभव है ही नहीं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो मैं ये कहूंगा कि ये जो चारों बिंदु हैं P, Q, R, S वो असंरेख बिंदु हैं या फिर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये समझ में आया क्या? हाँ जी, प्रीति नागर के नाम से जो भी बच्चा है, आपका भी एकदम सही आंसर है। आपका कोई डाउट है कि जल्दी से बताइए कमेंट में लिख के। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम क्वेश्चन करेंगे। सर समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? कौन सा? कोलिनियर, संरेख या असंरेख? हमने 2 तरह के पढ़े थे ना, आप ये बताओगे? आपने आप समझाया है क्या? ये लाइन वाला। ये वाला क्या? ये वाला क्या? यस सर। अच्छा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, ये वाला ना, ठीक है, ये मैं दोबारा से समझा देता हूं। मैं ये कह रहा था, मैं यहाँ आपको पहले तो ये बता दूं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, असंरेख बिंदु। ठीक है, अब मैंने ये बोला कि असंरेख बिंदु क्या होते हैं कि 3 या 3 से अधिक ऐसे बिंदु जो एक सीधी रेखा में ना हो, ठीक है, वो असंरेख बिंदु कहलाते हैं। अब हम कैसे चेक करेंगे?
मैं इन चारों पॉइंट्स को कुछ इस तरह से मिला सकता हूं क्या कि ये एक सीधी रेखा पर आ जाएं, तो मैं इनको मिलाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने पहले पी क्यू को मिलाया। अब पी क्यू तो ये वाली लाइन है ना, तो इस पे आर और एस तो नहीं आ सकते, तो ये तो मुझे यहीं से पता चल गया कि ये एक सीधी रेखा पे कभी नहीं आ सकते, इसलिए चारों बिंदु असंरेख हैं। ठीक है, लेकिन मैंने ये बोला कि आप में से ना काफी बच्चों का ये डाउट होगा कि सर हम उनको ऐसे भी मिला सकते हैं ना, पी और क्यू को हमने यहां ऐसे मिला दिया, फिर क्यू और आर को हमने ऐसे मिला दिया, फिर आर और एस को हमने ऐसे मिला दिया, और पी और एस को हमने ऐसे मिला दिया। ठीक है, अब आप में से काफी का कहना ये होगा कि हमने ये भी तो एक सीधी रेखा में ही मिलाए हैं, तो ये भी तो संरेख या कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। लेकिन मेरा कहना ये है कि मैंने बोला कि यदि आप एक सिंगल सीधी रेखा पर मिला सकते हो, ठीक है, तो वो कोलिनियर होंगे। लेकिन यहां आप देख सकते हो जो पी और क्यू को मिला रही है, ये रेखा नंबर मान लो 1 मान लेता हूं मैं, ये दूसरी रेखा क्यू और आर को मिला रही है, आर और एस को मिलाने वाली रेखा नंबर 3 है, और एस और पी को मिलाने वाली रेखा नंबर 4 है। तो आपने इनको कब मिलाया, 4 अलग अलग रेखाओं से मिलाया है। अगर आपने इनको अलग अलग रेखाओं से मिलाया है तो ये यहां मान्य नहीं होगा। आपको संरेख चेक करने के लिए एक ही रेखा देखनी पड़ेगी, एक सीधी रेखा। अगर सीधी रेखा में आप उन सभी बिंदुओं को ला पा रहे हैं तो वो संरेख बिंदु होंगे, अगर नहीं ला पा रहे तो वो असंरेख बिंदु होंगे। आया क्या समझ में, आया क्या समझ में, जल्दी से बताइए। अच्छा, जिस बच्चे का डाउट था वो बताएगा। किसने पूछा था, मुझे वो नहीं पता चला, तभी डाउट किसने पूछा था, अभी डाउट किसने पूछा था, आप अपना कमेंट में नाम लिखोगे। अच्छा, अमन ने, अमन के नाम से जो बच्चा है, ओके ठीक है, सर कोई बात। अगर हाँ 3 पॉइंट से कम मिले तो सर? हाँ, मैं वही बताया। अच्छा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि अगर आप ये कह रहे हो कि 3 पॉइंट से कम हो, मान लो 2 ही पॉइंट्स हो, यही डाउट है ना आपका। यस यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, हमेशा संरेख होते हैं। क्यों, आप मान लो एक पॉइंट यहाँ है, अब दूसरा कहीं भी बना दो, मान लो आपने यहाँ बना दिया, तो इनको तो मैं एक सीधी रेखा में मिला ही सकता हूँ ना। तो 2 पॉइंट्स को तो आप हमेशा एक सीधी रेखा में मिला सकते हो, तो 2 पॉइंट्स तो हमेशा संरेख या फिर कोलिनियर होते हैं। तो 2 पॉइंट्स के लिए हम कभी भी चेक नहीं करते कि वो कोलिनियर है या नहीं। हम कब चेक करते करते हैं, जब पॉइंट्स या तो कम से कम 3 हो या 3 से ज्यादा हो, तभी हम चेक करते हैं कि बिंदु संरेख हैं या असंरेख हैं। आया समझ में, आ गया ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगर ये सभी के समझ में आ गया है तो अगली स्क्रीन पर आपको क्या फिर से क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, आंसर ना किसी को भी कमेंट में नहीं लिखना है, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर देना है। मैंने कमेंट्स अभी के लिए बंद कर दिए हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूं। क्वेश्चन है कि निम्न में से संरेख बिंदुओं की पहचान कीजिए। किसमें से, कि जो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं उसमें से आपको बताना है कि संरेख बिंदु या फिर कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं। सभी को पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर करना है। कमेंट में आप वैसे भी नहीं कर पाओगे, मैंने अभी के लिए कमेंट बंद कर दिए हैं। जैसे ही हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे मैं फिर से कमेंट्स को ऑन कर दूंगा या चालू कर दूंगा। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बस फिगर दिख रहा होगा, उसमें आप क्लियरली बता पाओगे कि कौन से बिंदु संरेख हैं या कोलिनियर पॉइंट्स हैं और कौन से नहीं हैं। बस अगर आपने ये पहचान कर ली तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। हाँ जी, निप्पी कुमार के नाम से जो बच्चा, उन्होंने हैंड रेज किया है, आप कुछ बोलना है आपको, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। निप्पी कुमार के नाम से जो बच्चा है, आंसर नहीं बताओगे आप, अगर आपका कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। अच्छा, आपने हैंड डाउन कर लिया क्या अभी, ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है और अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है ना, सभी का आंसर एकदम सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमने पिछली क्लासेस से क्या सीखा है अभी तक, कि जब भी हम आंसर करें बहुत ही सोच समझ के हमें आंसर करना है। ठीक है, क्योंकि आंसर आप एक ही बार सबमिट कर सकते हो।
अगर आपने आंसर एक बार में गलत कर दिया तो वो गलत ही माना जाएगा, आप अपने आंसर को सही नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप आंसर करो हमेशा सोच समझ के अपना आंसर सबमिट करो, ठीक है। अच्छा, अभी भी 2-3 बच्चे बचे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो प्लीज सभी बच्चे अपना आंसर सबमिट करें। जरूरी नहीं है आपका आंसर सही हो, ठीक है, लेकिन जितना भी आपको समझ में आया है आपको अपना आंसर सबमिट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आंसर सबमिट नहीं करोगे ना तो शायद आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट हम 5 सेकंड और रुकते हैं, वैसे काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, 5 सेकंड और रुकते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 5 सेकंड और रुकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस क्वेश्चन का भी ना काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। एक बच्चे ने शायद गलत आंसर किया है, पता नहीं उनके समझ में नहीं आया, गलती से आंसर गलत हो गया है। चलिए, अब हम पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यदि मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो ऑप्शन ए में कौन कौन से पॉइंट है? पॉइंट डी, पॉइंट ई और पॉइंट एफ। तो ये तो मैं क्लियरली देख ही सकता हूं ना यहां से कि एक सीधी रेखा में नहीं है। कैसे? कि यदि मैं डी और ई को मिलाता हूं तो मुझे ये रेखा चाहिए, लेकिन एफ तो इस रेखा के बाहर है। इसी तरह यदि मैं ई और एफ को मिलाना चाहूं तो ई और एफ कुछ इस तरह से मिलेंगे, तो इस डी छूट गया। इसका मतलब तीनों पॉइंट्स ये कभी भी एक सीधी रेखा पर नहीं आ सकते। अगर ऐसा है कि ये तीनों पॉइंट कभी भी एक सीधी रेखा पर नहीं आ सकते तो ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी को देखता हूं मैं, तो ऑप्शन बी में तो हम क्लियरली देख ही सकते हैं, यहां तो सब कुछ दिया गया है कि पॉइंट पी, पॉइंट क्यू और पॉइंट आर एक ब्लैक वाली लाइन से एक सीधी रेखा में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ब्लैक वाली लाइन है जो एक सीधी रेखा है और इस तीनों ही एक सीधी रेखा में जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा है तो ये तो कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे ना, क्योंकि ये तो क्लियर ही दिख रहा है हमें कि ये तीनों ही बिंदु एक सीधी रेखा में जुड़े हुए हैं, तो हम इनको कह सकते हैं कि ये तो संरेख बिंदु हो गए। और हमें क्वेश्चन में क्या बताना था? हमें क्वेश्चन में भी तो संरेख बिंदुओं की पहचान करनी थी, तो संरेख बिंदु है पी क्यू आर, मतलब ऑप्शन बी मेरा सही है। अच्छा, ऑप्शन सी और डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी को यदि मैं देखूं तो यहाँ भी दो अलग अलग लाइन है, एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। मतलब इन तीनों बिंदुओं को हम एक सिंगल रेखा से नहीं मिला सकते, सिंगल लाइन से नहीं मिला सकते। इनके लिए हमें लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2, दो लाइंस की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब ये भी कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे। कोलिनियर पॉइंट्स होने के लिए क्या जरूरी था? कि सभी बिंदुओं को हम एक सिंगल रेखा से मिला सकते थे। और यदि मैं ऑप्शन डी की बात करूं तो ऑप्शन डी से आपको याद आया, अभी हमने जो क्वेश्चन समझा था या अभी जो हमने कॉन्सेप्ट समझा था, कौन सा वाला? ये वाला। उसी का ये सेम यहां है कि यदि मैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाने की कोशिश करता हूं तो ये दोनों छूट जाएंगे। इसी तरह से यदि मैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाने की कोशिश करता हूं तो ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने की कोशिश करता हूं तो ये दोनों बिंदु छूट जाते हैं, सी और डी। इसी तरह से चारों पॉइंट्स, ये चारों बिंदु कभी भी एक सिंगल सीधी रेखा पर नहीं आ सकते। इसका मतलब ऑप्शन डी भी गलत होगा। तो सही कौन सा हो गया? सही हो गया हमारा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये ना ज्यादातर बच्चों का सही भी था। बहुत बढ़िया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया। चलिए, अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगला क्या है? अगला भी एक आपको डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, और आपको यहां भी यही बताना है कि संरेख बिंदु कौन कौन से। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा? कठिन नहीं है ये, लेकिन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। लेंथी क्या होता है कि पहले आपको सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। हमें ये वाला फिगर दे रखा है और हमें ये बताना है कि संरेख बिंदु कौन कौन से हैं या फिर कोलिनियर पॉइंट्स की पहचान करनी है। अब कोलिनियर पॉइंट्स के लिए आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको 4 ऑप्शंस में से ही बताना है कि कौन सा कोलिनियर पॉइंट है। मैं फिर से चैट को ऑफ कर रहा हूं ताकि कोई भी बच्चा चैट में अपना आंसर नहीं दे। हाँ जी, अभी आपको चेक करने हैं सभी के सभी ये पॉइंट्स जो आपके चारों ऑप्शंस में दे रखे हैं, वो आपको चेक करने हैं और आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट कौन से पॉइंट कोलिनियर हैं। अच्छा, आपको ना बहुत सारे पॉइंट यहाँ कोलिनियर मिल जाएंगे, लेकिन आपको 4 ऑप्शंस में से ही सही बताना है कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। अच्छा, जल्दबाजी किसी को नहीं करनी, मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी को भी नंबर नहीं मिल रहे इन क्वेश्चंस के, तो जल्दबाजी किसी को भी नहीं करनी है।
किसी भी बच्चे को नंबर नहीं मिलेंगे। पहले पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर आप करने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर आपको ये समझ में आ गया पूछा क्या है और वो कॉन्सेप्ट आपको आता है, तो अगले ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। आपको पूछा क्या है, संरेख बिंदु पहचानने हैं, और संरेख बिंदु तो हमने अभी सीखे ही हैं। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही आसान सवाल हो जाएगा। सर गलती से लग गया जी। हाँ जी, मैंने इसीलिए बोला था, होता है, हर क्लास में होता है। तो ये आपकी अकेली क्लास नहीं है ऐसी जहां गलती से बच्चे क्लिक करते हैं। काफी क्लासेज ऐसी होती हैं जब हर कोई ना कोई बच्चा बोलता है कि गलती से हो गया। इसलिए मैं ये बोलता हूं हर क्लास में कि आप ना हमेशा से एक ही बार में सही आंसर देने की कोशिश करें। आप कैसे क्रॉस चेक करते हैं, कैसे क्रॉस चेक करोगे अगली बार से, कोई बात नहीं, अगर गलती से हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से कैसे करोगे। मान लो आपका आंसर आ गया, मान लो ऑप्शन ए आपका आंसर है, तो आप कैसे करोगे, ऑप्शन ए पे पहले क्लिक करोगे, फिर आपको देखना है, वोट पे क्लिक करने से पहले देखना है कि आपने वास्तव में ए पे ही क्लिक किया है ना। 2 बार वेरीफाई करने के बाद तब आप वोट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है। जब तक आप उसको चेक नहीं कर लो, जल्दबाजी में आप वोट ऑप्शन पे क्लिक मत किया करो। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं इसका। अच्छा, मैंने ये बोला है कि ऑप्शन ए सही है, इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं है वो। मैंने अगर ये बोल दिया है, मैं बस उदाहरण देके बता रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका ऑप्शन ए सही है। हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, मैं तो बस उदाहरण देके आपको बता रहा था। अच्छा, एक बच्चा और बचा है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करें। एक बच्चा और बचा है जिसने आंसर नहीं किया है। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, जल्दी से अपना आंसर सबमिट कीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अभी अगर किसी को कमेंट में कुछ लिखना है, आंसर नहीं लिखना, अगर कुछ और लिखना है आपको, किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो लिख सकता है, आंसर किसी को भी नहीं लिखना, ठीक है। हमें क्या करना था, संरेख बिंदुओं की पहचान करनी थी। अब पहचान कैसे करनी है, ऐसे तो हम बहुत सारे बिंदु ढूंढ सकते हैं जो संरेख हो, लेकिन हमें इन 4 ऑप्शंस में से ही बताना है कि कौन सा सही है। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। पहला क्या है, बिंदु टी, एल और एच। तो चलिए ये ढूंढते हैं, बिंदु टी ये रहा। कमेंट। हाँ जी, किसी को कुछ बोलना है क्या? सर कमेंट आंसर लिख दें। नहीं, अभी कमेंट में नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं, अगर आपसे गलती से गलत हुआ है तो कोई बात नहीं, चलेगा अभी के, लेकिन आगे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है बिंदु एल, तो बिंदु एल मेरा ये रहा। तीसरा क्या है, बिंदु एच, और बिंदु एच मेरा ये रहा। अच्छा, ठीक है, तो आप में से काफी बच्चों ने ये देखा होगा कि इसमें कौन सा बिंदु संरेख है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है क्या, जल्दी से बताइए, टीएलएच संरेख है, टीएलएच संरेख है क्या? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, जो तीनों बिंदु हैं वो संरेख हैं जो कि इस रेखा पर आएंगे। हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन ए मेरा सही है, ठीक है, ऑप्शन ए मेरा सही है। अच्छा, इसका ना असली हाँ हाँ, इसमें हो सकता है, इसमें 2 से 1 से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं इस वाले में, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, अब हम ऑप्शन बी को देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं तब ताकि आपको ऑप्शन बी अच्छी तरह से समझ में आए। ऑप्शन बी को देखते हैं, क्या है ऑप्शन बी, बिंदु ए डी एम संरेख है। ए डी एम कहां है, ए ये रहा, डी कहां है, डी ये रहा, और एम ये रहा। अच्छा, ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है ये तो संरेख नहीं है, क्योंकि ए और डी को यदि मैं मिलाता हूं तो वो इस वाली रेखा पर आएंगे, तो डी पर एम रह जाएगा, और डी और एम को मिलाता हूं तो इस वाली रेखा पर आएंगे तो ए रह जाएगा। इसका मतलब ये तो संरेख नहीं है, तो बी तो गलत है, ठीक है। तीसरा क्या है, बिंदु टी, के और एच असंरेख हैं, ठीक है। अब पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं ताकि हम टी, के और एच को देख सकें। टी, के, एच कहां है, टी ये रहा, के कहां है, के ये रहा, और एच ये रहा। हाँ, ये तो क्लियरली मुझे दिख गया कि ये तो असंरेख है। कैसे दिखा, कि यदि मैंने टी और के को मिलाया, इस वाली लाइन पे आएंगे तो एच बच गया, अगर मैंने टी और एच को मिलाया तो मेरा के बच गया। इसका मतलब ये असंरेख है, तो कथन तो सही है ये,
कथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये संरेख बिंदु नहीं है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अच्छा, इसका ना क्वेश्चन थोड़ा अलग होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था वो मैं बता देता हूं। पहले हम चारों ऑप्शंस को कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या क्या मिला था मैं पूरा सत्य कर लेता हूं। ये वाला सत्य था या ट्रू था। ठीक है, ये क्या था, एडीएम संरेख है, ये असत्य था। ठीक है, तीसरा क्या, टीकेएच असंरेख है, बिल्कुल ये तो सत्य था, ट्रू था या फिर। ठीक है, मैं ना इनको ब्रैकेट में ट्रू और फॉल्स को टी और एफ लिख रहा हूं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आ जाए। अब हम फोर्थ चेक करते हैं। इसमें क्या है, एस, एम, एच और के। तो इनको देख लेते हैं। एस, एस ये रहा, एम, एम यहां है, के, अच्छा एच है पहले, एच ये रहा, और के ये रहा। अच्छा, ये तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये तो एक सीधी रेखा पर, ये कौन सी रेखा, ये रेड वाली लाइन जो आएगी वो इसी रेखा पर है। ये सब के सब इस रेड वाली लाइन पर हैं। इसका मतलब ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी भी सत्य है। ठीक है, मतलब ट्रू है। अब अगर मैं संरेख की बात करूं तो हाँ, बिंदु पॉइंट ए और डी दोनों ही सही हो जाएंगे। तो जिसने ए किया है उसका भी सही है, जिसने डी किया है आंसर उसका भी सही है। लेकिन इसका जो असली क्वेश्चन था ना वो ऐसा होना चाहिए था कि आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा, आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था। क्लास कितनी रह गई, क्लास 6:30 तक होती है, 5 मिनट की और बची है बस। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो असत्य कथन की पहचान कीजिए, असत्य कथन की पहचान कीजिए। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो कौन सा ऑप्शन सही होता, जल्दी से कमेंट में बताइए। अगर मैं पूछता कि फॉल्स स्टेटमेंट पहचानिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हाँ ये भी कह सकते थे कि इनकरेक्ट कौन सा है। राहुल कुमार जी आपने ऑप्शन सी लिखा है, सी तो ट्रू है, ट्रू तो हाँ, अच्छा आप अभी सही कर लिया ना, ठीक है, गलती से हो गया होगा। हाँ, सभी का एकदम सही है कि ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी हमारे असंरेख बिंदु हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, लेकिन ऑप्शन में हमें वो संरेख दे रखे हैं या फिर कोलिनियर पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अभी इसके आंसर की बात नहीं करते क्योंकि क्वेश्चन में आपसे असत्य ही पूछा था, इसलिए ये ऑप्शन बी यहां सही दिखा रखा है। क्वेश्चन यहां से चेंज होना चाहिए था। ठीक है, अभी लेकिन आपको समझ में आ गया संरेख और असंरेख क्या होते हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अच्छा कल की क्लास में हम रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये बताओ सभी को और पढ़ना है 10 मिनट या फिर खत्म करें, कमेंट में बताइए। अभी और 10 मिनट हैं पढ़ना। नो का मतलब क्या है, नो का, अच्छा यस मतलब हाँ पढ़ना है, नो मतलब बस यही खत्म करते हैं। अब दोबारा से कमेंट कीजिए सभी बच्चे। ओके, अच्छा अगर मैं वोट देखूं ना तो ज्यादातर बच्चों का आया है कि पढ़ना है। इट्स सो लेट, अच्छा 6:21 ही तो हुए हैं और घर पे बैठ के पढ़ रहे हो आप। 6:21 हुए हैं, घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है। अच्छा ऐसा, ठीक है ठीक है, 5-6 बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि खत्म करते हैं तो खत्म करते हैं, अदरवाइज क्या होगा, वो 5-6 बच्चे ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगली क्लास से ध्यान रखना है, हमें 6:30 तक ही करना है। ठीक है, अगली क्लास में सभी ध्यान रखेंगे ना। सर आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही, नहीं आवाज तो आ रही है, आवाज तो मेरी आ रही है। अगर आपको सुनाई नहीं दे रही है तो ऐसा हो सकता है कि नेटवर्क इश्यू हो, आवाज तो मेरी आ रही है। हाँ जी ठीक है। अच्छा ये कॉन्सेप्ट और कवर करना था, पर कोई बात नहीं, अगर आपका मन अभी नहीं है पढ़ने का तो हम अगली क्लास में, अच्छा अगली क्लास में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे ना सभी बच्चे। मैं तो हमेशा ही चाहूंगा पढ़ाना, आप अगर मेरे ऊपर छोड़ोगे तो मैं तो हमेशा ही पढ़ाना चाहूंगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, अगली क्लास में हम थोड़ा सा लंबा खींच लेंगे। ठीक है, अच्छा अगली, नहीं निप्पी कुमार के नाम से जो भी बच्चा, आपको कुछ भी नहीं बोलना, सभी बच्चे अच्छे हैं, नहीं सभी बच्चे अच्छे हैं, सारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं। अच्छा अगली क्लास में क्या ध्यान रखना है, हम ना जनरली 6:32 तक स्टार्ट करते हैं, तो कोशिश करो आप 6:32 पे ज्वाइन कर जाओ, सॉरी 5:32 पे।
अभी बच्चे क्या किए, आज बच्चों ने 5:40 तक भी ज्वाइन किया है। अगर कोई बच्चा लेट ज्वाइन करेगा तो शायद उसके ना समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैं सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी टाइम से ज्वाइन करें। ठीक है, टाइम से ज्वाइन करने